नियोजन की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं मानी डीसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहाँ से पार करिए, यहाँ के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। ये बोली होनी चाहिए मुख्यमंत्री की। थोड़ी थे चंपई सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए गांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहाँ नया लड़का लोग तैयारी करेंगे, कम करती है। लेकिन अगर वो राज को छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम हेमंत से भी सवाल करेंगे, अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे और सुरेश महतो से भी सवाल करेंगे। जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना। एक बार फिर से सदन में जयराम महतो को याद आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान नेता चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के आउटसोर्सिंग वाले बयान पर, जिसमें धनबाद के उस मैदान से, ऐतिहासिक मैदान से, गोल्फ गार्डन से हेमंत सोरेन ने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में मौका देना होगा, नहीं तो आउटसोर्सिंग कंपनियों पर वहां के स्थानीय लोगों का कब्जा होगा। इस बयान को जैसे ही सदन में जयराम ने उठाया, राधा कृष्ण किशोर ने सामने से कहा कि हेमंत सोरेन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। जयराम ने इस बात को सदन के बाहर मीडिया के सामने रखा। सदन के अंदर जो हुआ वो पहली मर्तबा नहीं है जब जयराम ने नियोजन नीति की बात की हो, स्थानीयत की बात की हो, आदिवासियों का मुद्दा उठाया हो, छात्रों का, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया हो, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री आउटसोर्सिंग के नाम पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल को याद किया। महज ये कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन ने जिस तरीके से एमपीएल के दौरान धनबाद के डीसी से कहा था कि आप पुलिस को हटा लीजिए, झारखंड की जनता इन कंपनियों की मनमानी को अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने वाला। आइए सुनते हैं क्या कहा है जयराम ने। कराता हूँ माइथेन की, एमपीएल की बहुत ही शक्तिशाली प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से संचालित होती है। एक आदिवासी नौजवान का मृत्यु हुआ था दुर्घटना के कारण। हम लोग 6 दिनों से धरना पर बैठे थे और नियोजन की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं मानी डीसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहाँ से पार करिए, यहाँ के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। ये बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसे, यहाँ डीसी को उन्होंने सीधे निर्देश दिया हमारे सामने, धनबाद डीसी को, कि आप जितना भी झारखंड पुलिस यहाँ तैनात है सबको पार करिए। अगर ये हमारी जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए कि आप कब्जा कर लें। मुख्यमंत्री का बयान ये होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, उनका नीति नियम बनाने का बयान होना चाहिए। झारखंड आंदोलन की बात करें, जब धनबाद कोयलांचल से इस आंदोलन को गति दी गई थी तो श्रमिकों का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज अगर मैं श्रमिकों की बात करूं, श्रमिक वे होते हैं जो अदृश्य नायक की तरह इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। चाहे वो विधानसभा के निर्माण की बात हो, सड़क पुल के निर्माण की बात हो, या बगल में हाईकोर्ट या क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की बात हो। लेकिन जब हम उनकी सुविधा की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमें लगता है हमारे राज्य के पास उनके लिए कोई तैयारी नहीं। मैं बात कर रहा हूं हमारी दिहाड़ी मजदूरों की, सब्जी और फल विक्रेताओं की, और उन हजारों टेम्पो चालकों की जो बिना किसी छुट्टी या सामाजिक सुरक्षा के झारखंड की अर्थव्यवस्था का चक्का घुमा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है मान्यवर? वर्तमान में राज्य के श्रम कानूनों में इन ओपन मजदूरों के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी ढांचा मौजूद नहीं है। एक निर्माण श्रमिक या रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति जब सुबह घर से निकलता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा।
और यदि काम मिल भी जाए तो दुर्घटना की स्थिति में उसके पास ना तो बीमा है, ना इलाज के लिए ESI की सुविधा है और ना ही बुढ़ापे के लिए PF का सहारा है। अतः मैं सरकार को स्पष्ट सुझाव देना चाहूंगा कि इन श्रमिकों को व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए एक यूनियन वर्कर आईडी, यूनिक वर्कर आईडी प्रणाली लागू की जाए। यह केवल एक कार्ड नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सम्मान होगा। जितने भी असंगठित मजदूर, वेंडर और चालक इस आईडी के तहत उन्हें पंजीकृत किया जाए, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर, मैंने हर बार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर विभाग से सवाल किया, विभाग का उत्तर मिला। हालांकि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना पर मंत्री महोदय का कोऑपरेट रहता है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा, लेकिन मंत्री महोदय आपके पास डेटा बिल्कुल गलत रहता है। जो भी विभाग आपको डेटा देता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, क्योंकि आप कोरोना काल के आंकड़ों को निकालिए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने झारखंड सकुशल वापस लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि जब हम 12 लाख मजदूर वापस लेकर आए तो हमारे पास डेटा में मात्र 2 लाख उपलब्ध कैसे है? इतनी बड़ी असमानता कैसे, इतना बड़ा तालमेल का गड़बड़ी कैसे हो सकता है? अनुमानित 12 लाख हम लेकर आए थे और अगर मान लिया जाए तो हमें लगता है 16 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, और विशेषकर क्योंकि आज एक ऐसे राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है और उस राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या में इजाफा होना भी इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। अभी विजय कुमार महतो की मौत की जो बात थी वो ठंडी हुई नहीं कि उसी गांव में दूसरे प्रवासी मजदूर की फिर एक डेड बॉडी वापस आई है महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज सरकार को प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं महोदय नियोजन की। अगर नियोजन की बात करें तो सबसे पहला बात, नियोजन के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार, और ये माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अभी सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास नियोजन के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। 2022 की स्थिति थी कि हमारे पास 5,33,000 पदों का सृजन था, जो 2023 में घटकर 4,66,000 हो गया। और आज की बात करें, एक दिन पहले माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने भी सवाल किया था और जवाब मिला लगभग 45% जो पद हैं वो आज भी रिक्त हैं। आज तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी बात, पहला तो नियोजन के मामले में सरकार काफी पीछे है, और जो अगर हम नियोजन कर भी रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस राज्य की निर्माण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि हम उस उद्देश्य से काफी भटक चुके हैं। इस राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना करेंगे, हमारे राज्य के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करेंगे। यहाँ तक युवाओं, नौजवानों, भाइयों की बात तो छोड़िए, आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। एक केरल राज्य है जहां की बहनें अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो डॉक्टर बनकर किसी राज्य में जाती हैं। दूसरे राज्य की बहन बेटियां अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो किसी सरकारी पदों को धारण करके दूसरे राज्य में जाती हैं। लेकिन झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि हमारे घर की बहु बेटियां अगर चौखट को लांघती हैं तो नौकरानी बनकर दूसरे राज्यों में जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं। इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सीएचओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा और दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का। आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ
धोखा हो रहा है अध्यक्ष महोदय। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।